नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो आज हमें पढ़ना है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछें कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन मानव विकास का अध्ययन किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसका अध्ययन किया है? मानव विकास का। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसी को हम ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आपसे पूछें कि पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, मतलब पियाजे ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो उसमें से आपको पता करना है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे हम ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। कब दिया? 1896 से 1980। अब यहाँ संज्ञान का मतलब क्या होता है? यहाँ एक शब्द आ रहा है संज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से, मतलब उन सारी मानसिक क्रियाओं से है। संज्ञान का मतलब उन सारी मानसिक क्रियाओं से है जिसका संबंध चिंतन यानी थिंकिंग, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाषा संप्रेषण और भी बहुत सी मानसिक क्रियाओं से है। तो संज्ञान का मतलब क्या है? मानसिक क्रियाओं से है, जो हम अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो वो सब क्या है? हमारा संज्ञान कहलाता है। इन्हें हम विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। अब विकास अगर पूछ लें कि इसमें जो विकास शब्द है, या केवल विकास शब्द आपको दे दिया जाए और बोले कि इसमें कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, तो विकास में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर बोले कि संज्ञान विकास क्या है, तो संज्ञान विकास में शैशवावस्था से जीवन पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है। तो संज्ञान में शैशवावस्था से जीवन पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर केवल विकास बोले तो विकास में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विकासात्मक सिद्धांत। जो आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जिसे हम ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसे हम विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे की एक डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा दी है उन्होंने, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। तो इनकी परिभाषा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा याद रखना है कि ये परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा देने वाले थे जीन पियाजे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनकी अवस्थाएं। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात की है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक की होती है।
तीसरी है आपकी मूर्त सक्रिय अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 साल तक होती है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 या 12 से 15 वर्ष तक की होती है। तो अब एक एक अवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे कि किस अवस्था में इन्होंने क्या बताया है। तो पहली अवस्था थी हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। इसे हम संवेदी गामक अवस्था, इसी को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या केवल इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो अगर आप लोग इनकी अवस्थाओं को इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम दिए होते, जैसे अभी यहाँ भी है कि संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम कहते हैं गामक अवस्था, इसी को हम कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज भी इसी को ही कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, जैसे हमने पहले अभी देखा, या 0 से 2 वर्ष तक की। तो इसमें क्या करता है बच्चा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय मतलब होता है आपकी कि कान, नाक, जीभ, आँख, त्वचा, ये सारी क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके माध्यम से ही बालक सीखता है। तो संवेदी पेशीय अवस्था में बालक किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है? तो कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा से सीखता है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ये क्या है? हमारी आँख, ये है कान, ये नाक, ये जीभ और ये है त्वचा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही कोई भी बालक शुरू में जो है वो सीखता है, संवेदी पेशीय अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट है, इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। वस्तु स्थायित्व को ही ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता क्या है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि वस्तु के ना दिखने पर भी यह ज्ञान होना कि वस्तु है। जैसे कि हम यहाँ कुछ फोटोओं के माध्यम से जानते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है जो कि यहाँ एक टॉवल है, टॉवल के नीचे हमने एक मोबाइल ढक के रख दिया है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है कि इस टॉवल को उसने हटा दिया। तो उसने क्या किया है, हमने इसके यहाँ इसके ऊपर टॉवल ढकी थी, तो इसने क्या की, टॉवल को हटा के उसने देख लिया कि हाँ खिलौना यहीं रखा है। मतलब यह मोबाइल जो भी चीज़ आप छिपाएंगे वो अगर वो ढूंढ लेता है तो मतलब उसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर आ गया है। और अगर वो वस्तु को नहीं ढूंढ पाता है, जैसे इस फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ हम इस वाले रूमाल के अंदर क्या है, एक खिलौना छिपा रहे हैं। ये कोई बालक बैठा है, तो इसने क्या किया है कि खिलौना किसके अंदर छिपाया था हमने, इस रूमाल के अंदर, लेकिन उठाया किसने है, उठाया यहाँ वाला रूमाल है। तो मतलब इस बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं है, अभी इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आया है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि अगर बालक किसी छिपी हुई चीज़ को ढूंढ लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं। मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर आ गया है। और अगर चीज़ों को नहीं ढूंढ पाता है, इसका मतलब है अभी उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आया है।
नेक्स्ट है हमारा कि इसी में क्या पाया जाती है, संवेदी पेशीय क्रियाएं। अब संवेदी पेशीय क्रियाएं जिसे हम गामक क्रियाएं भी कहते हैं। तो अगर आ जाए कि संवेदी पेशीय क्रियाएं या गामक क्रियाएं किस अवस्था में पाई जाती है, तो संवेदी पेशीय क्रियाएं या गामक क्रियाएं, गामक क्रिया मतलब होता है पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना। तो ये सारी क्या होती है, गामक क्रियाएं होती है, जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, संवेदी पेशीय अवस्था में पाई जाती है। इसी अवस्था में अनुकरण करने की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा अनुकरण करता है। मतलब दूसरों को जैसे देखता है, जैसे दूसरे बोलेंगे वैसे ही वह भी सुनकर बोलता है। तो दूसरों को देखकर वैसे ही बोलना या वैसे ही एक्टिंग करना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। तो संवेदी पेशीय अवस्था को ही हम अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय, वैसे तो 5 इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सी इंद्रियां रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय इसमें रहती है त्वचा, आँख, कान। मतलब इन तीनों के माध्यम से बालक बहुत ही ज़्यादा सीखता है। वैसे 5 के माध्यम से सीखता है, लेकिन ये 3 इंद्रियां इसकी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, जिसके माध्यम से ये सीखता है। तो इसमें और क्या होता है, इसमें हम संवेदनाओं के आधार पर भी ये सीखता है। मतलब अपनी भावनाओं के आधार पर भी इस एज में बालक सीखता है। इसमें भाषा का विकास हो जाता है, अर्थात वो बोलने लगता है। इसी एज में क्या होता है, बालक का भाषा का विकास हो जाता है। किसमें, संवेदी पेशीय अवस्था में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस उम्र में बालक का भाषा का विकास हो जाता है या बालक बोलने लगता है, तो वो एज है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। अब इसकी 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, तो देख लेते हैं एक बार। वैसे ये आता नहीं है, लेकिन एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो पियाजे के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली है आपकी प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, जो कि जन्म से 6 माह तक की होती है। इसमें क्या होता है, चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। जन्म से 1 माह तक की होती है और चूसने की क्रिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। दूसरी है आपकी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, जो कि 1 से 4 माह तक की होती है। इसमें बालक चीज़ों को बार बार दोहराता है, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तीसरी है आपकी गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, जो कि होती है 4 से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं करता है, इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं करता है जो रुचिकर होती, मतलब जो उसे अच्छी लगती हैं, तथा अपने आसपास की वस्तुओं को छूने की कोशिश करता है। तो इस एज में क्या करता है बालक, जो उसे अच्छा लगता है वही करता है और अपने आसपास की वस्तुओं को छूने की कोशिश करता है। इसी की चौथी उपावस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि 6 से 12 माह तक की या 12 महीने तक की अवस्था होती है। पांचवी है आपकी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, जो 12 से 18 महीने तक की होती है। इसमें भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसमें बालक भाषा का प्रयोग करना अभी केवल शुरू किया है, तो इसमें भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। छठवीं और लास्ट है इसकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो कि 18 से 2 साल तक की होती है। 18 माह से 2 साल तक की अवस्था होती है।
इस अवस्था में शिशु प्रतिमा का प्रयोग करना सीख जाता है। इसी अवस्था में जो इसकी अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में शिशु प्रतिमा यानी इमेज का प्रयोग करना सीख जाता है। वह स्वयं ही समस्या का हल प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा ढूंढ लेता है। वह स्वयं ही क्या है, किसी भी समस्या का हल प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा ढूंढ लेता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसकी जो लास्ट मतलब अवस्था है, उपावस्था, इसमें संज्ञानात्मक विकास, जो मानसिक विकास हम जिसे कहते हैं, इसमें बौद्धिक विकास, जो बुद्धि का विकास है, वो भी तीव्र गति से हो जाता है। नेक्स्ट हमारी है दूसरी अवस्था। पहली हो गई हमारी कंप्लीट संवेदी पेशीय अवस्था। अब दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये 2 से 7 साल तक की होती है। इसमें जीववाद भी पाया जाता है। अब जीववाद क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है कि अगर बालक जो जीवित वस्तु है और जो निर्जीव वस्तु है, जीवित वस्तु और निर्जीव वस्तु मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। तो अगर एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो जैसे कि आपका एक टेडी बियर हो गया, तो टेडी बियर क्या है, निर्जीव है। और अगर एक हाथी देखें जो जीवित प्राणी है, तो टेडी बियर और हाथी, इन दोनों में अगर वो अंतर नहीं कर पाता है तो वही क्या होता है, जीववाद होता है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे बालक का कोई, अगर बालक जमीन में गिर जाता है या उसे लग जाती है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं, ये फर्श को लगा है, मतलब इसे भी दर्द हो रहा है। तो वो क्या होता है, तो फर्श को भी क्या मान रहा है, जीवित मान रहा है कि इसके अंदर भी जान है। तो मतलब जीवित वस्तु में और निर्जीव वस्तु में जब अंतर नहीं कर पाता तो उसे हम कहते हैं जीववाद। इससे ही हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बालक खिलौनों से बहुत ज़्यादा खेलता है, इसीलिए इसे कहा गया है, खिलौनों की आयु भी कहा गया है। इसमें बालक चित्रों व शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति तथा भाषा का प्रयोग होता है। संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन, और भाषा का प्रयोग, इसका मतलब हुआ इंग्लिश में कि यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इस अवस्था में बालक संकेतों के माध्यम से भी सीखता है और जो भाषा का प्रयोग है वो भी करने लगता है। इसी अवस्था को, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहली है आपकी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि या अवस्था भी कह सकते हैं, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी बताई है अंतर्दर्शी अवधि को हम अवस्था भी कह सकते हैं। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड, और अंतर्दर्शी अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटुइटिव पीरियड। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि क्या होती है और कितने एज तक ये होती है? तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि या अवस्था ये होती है आपकी 2 से 7 साल तक की, 2 से 7 साल तक की होती है। इसे परिवर्तन की अवस्था या खोज की अवस्था
भी कहते हैं। इसी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि को ही हम परिवर्तन की अवस्था या खोज की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसे इससे पहले वह नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो करते हैं। जैसे कि संकेत मतलब सिंबल, संकेत मतलब सिंबल व चिन्ह यानी साइन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, इसका ज्ञान भी उन्हें हो जाता है कि कहाँ कौन से संकेत का यूज करना है, उपयोग करना है, या फिर कहाँ कौन सा चिन्ह हमें यूज करना है, तो इसका नॉलेज भी उसे हो जाता है। और क्या होता है, वे शब्दों का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान भी निकालने लगते हैं। अब वो क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान निकालना भी सीख गए हैं। जैसे कि जीववाद के बारे में इसमें दिया गया है, जो हमने पहले आपको बताया कि जैसे कि ये निर्जीव प्राणी हो गया और ये हो गई जीवित। तो वो क्या है, ये लड़की क्या कर रही है, इस टेडी बियर को समझा रही है कि देखो ये क्या है क्या नहीं है, जो भी समझा रही है। तो ये इस लड़की को लग रहा है कि नहीं, इसे सब कुछ समझ में आ रहा है, बाकी इसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसे लग रहा है, इस लड़की को लग रहा है कि नहीं, इसे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो निर्जीव प्राणी को भी ये जीव समझ रहे हैं। तो यही क्या है, आपका जीववाद होता है, जिसे हमने पहले भी समझ लिया है। अब इसी के आगे है कि बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे मतलब वाई एंड हाउ जैसे प्रश्नों को जानने में रुचि रखते हैं। तो बालक क्या करते हैं, विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे वाले प्रश्नों को भी पूछने लगते हैं। और क्या होता है, वे जिस कार्य को दूसरों के द्वारा करते या होते देखते हैं उस कार्य को करने लगते। जैसे पहले भी हमने बात की है अनुकरण की, तो वही अनुकरण वाली बात है यहाँ। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसी की दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि होती है 4 से 7 साल तक की। तो इसमें क्या होता है, इस अवधि में बालक चिंतन और तार्किक क्षमता पहले से अधिक सुदृढ़ हो जाती है। अब पहले वो उतना ज़्यादा चिंतन या तर्क नहीं कर पाता था किसी भी विचार के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, लेकिन अब वो क्या है, उसकी एज बड़ी हो गई है, एज ज़्यादा हो गई है ना, अब वो समझदार हो गया थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, चिंतन और तार्किक क्षमता पहले से अधिक सुदृढ़ हो गई है। प्याजे के अनुसार अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें बिना किसी तार्किक विचार द्वारा प्रक्रिया के किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो अंतर्दर्शी चिंतन हमने जो मतलब ये एज जो है आपकी 4 से 7 साल तक की, तो इनके कहने का मतलब है कि अंतर्दर्शी चिंतन में बालक बिना तर्क के ही किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अभी उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं आ पाई है। तीसरी हमारी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ये होती है 7 से 12 साल तक की। इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, या फिर अतार्किक चिंतन इनमें पाया जाता है, इसीलिए हम इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अब
बालक जोड़ना यानी एडिशन, घटाना, सब्सट्रैक्शन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन और भाग करना मतलब डिवीजन कर सकते। तो इसमें बालक जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सारी क्रियाएं मतलब संक्रियाएं करना वो सीख जाता है। इसी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त प्रयोगों का काल या साकार संचालन का मतलब होता है अवस्था। तो अगर साकार संचालन आ जाए तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, अवस्था होता है। इसे हम वैचारिक काल अवस्था या पलटावी का मतलब हुआ उत्क्रमणशीलता की अवस्था भी कहते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल, साकार संचालन की अवस्था या वैचारिक काल की अवस्था या पलटावी गुण जो है आ जाता है। पलटावी का मतलब होता है कि जैसे कि आप 2 और 4 बोलें कि बालक से बोलें कि 2 और 4 बताओ कितना होता है, तो बालक बोलेगा कि 6 होता है। ठीक है। अगर इसी को आप पलट के पूछ लें कि अच्छा बताओ कि 4 और 2 कितना होता है, तब भी बालक बता देगा कि 6 ही होता है। मतलब उसके अंदर पलटावी गुण आ गया है। पलटावी यानी उत्क्रमणशीलता। आप उल्टा पुल्टा चाहे जैसे भी आप उससे पूछ सकते हो तो वो आपको बता देगा, क्योंकि उसके अंदर पलटावी का गुण आ गया है। इसी एज में बच्चा क्या करता है, लंबाई, जैसे लंबाई को समझने लगता है कि हाँ मेरी लंबाई बढ़ गई है, मेरे साथियों की लंबाई भी बढ़ गई है, तो लंबाई का भी ज्ञान उन्हें हो जाता है। क्षेत्रफल के बारे में वो जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। संरक्षण करने लगते हैं, जैसे कि चीज़ों को वो क्या है ढूंढ ढूंढ के एक जगह रखते हैं कि मेरी चीज़ कहीं कोई ले न जाए, तो उन सब का ध्यान रखना, खिलौनों का अपने ध्यान रखना, चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के एक जगह इकट्ठा करना। तो इसी एज में संरक्षण भी पाया जाता है और संबंध भी इसी एज में होता है। वर्गीकरण करना सीख जाता है। दिन, तारीख, महीना, तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तार्किक चिंतन केवल अभी यहाँ प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो इसमें अभी तार्किक चिंतन केवल आया है, इसीलिए हम इसे तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहेंगे। इसमें अभी केवल चिंतन जो है तार्किक चिंतन केवल शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। स्थूल, ठोस, समय, क्रमबद्धता इन सब की जानकारी भी इससे हो जाती है। इस एज में मतलब बच्चे को इन सभी की जानकारी हो जाती है कि दिन क्या होता है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, क्या समय हुआ है, अभी कौन सा महीना चल रहा है। स्थूल मतलब बड़ी, जैसे कि आप जिस चीज़ को छू सकते हैं, जैसे खिलौना क्या है, स्थूल हो गया, है ना। और क्रमबद्धता मतलब अगर आप कोई सामान दे देते हो उसे, तो वो एक क्रम से जमा देगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो वो क्रमबद्धता का गुण भी इसके अंदर आ जाता है। इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 मानसिक योग्यताएं भी आ जाती हैं, जैसे कि विचारों की विलोम्यता, जिसे हम विलोम्यता भी कह सकते हैं, और इसी को हम पलटावी भी कह सकते हैं। तो विचारों की विलोम्यता आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 2 और 4 को जोड़ते हैं, जो हमने पहले देखा कि 6 होगा, और अगर आप 4 और 2 को जोड़ के बताएं, मतलब उनसे पूछें कि कितना होगा, तो वो भी बता देगा कि 6 ही होगा। ठीक है। इसी अवस्था में संरक्षण, जो कि 3 मानसिक योग्यताओं की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ, संरक्षण तो पाया जाता है, लेकिन 3 जो मुख्य है वो कौन कौन सी है, तो विचारों की विलोम्यता, संरक्षण और वर्गीकरण, ये है आपकी 3 मानसिक योग्यताएं जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है।
तो वर्गीकरण व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। इसी अवस्था में क्या होता है, समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। इसी एज में ही क्या होता है कि समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि बालक का ध्यान ना अपनी ओर से हटकर दूसरों की ओर जाने लगता है। अब वो पहले क्या करता था, संवेदी पेशी अवस्था में जो सबसे पहली अवस्था थी उसमें बालक केवल अपने बारे में सोचता था कि मुझे ये चाहिए, ये खाना है या ये मेरा ही है। वो किसी को अपनी चीज़ नहीं देता था। लेकिन इस एज में क्या होता है, इसके अंदर समाजीकरण का गुण आ जाता है, मतलब इसकी शुरुआत हो गई है इस एज में। तो इसमें बालक अपनी ओर ध्यान न देकर दूसरों की ओर जानने लगता है, दूसरों को समझने की कोशिश करने लगता है और अपनी चीज़ों को भी शेयर करने लगता है, दूसरों के साथ में बांटने लगता है। चौथी और अंतिम अवस्था है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम व्यवहारिक प्रयोगों का काल या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है आपकी 11 या 12 वर्ष से 15 साल तक की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 या 12 से 15 साल तक की अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास कर लेता है। इसके पहले हमने पढ़ी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें केवल तार्किक चिंतन प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है कि तार्किक चिंतन का पूरी तरह से विकास हो जाता है और अमूर्त बातों के बारे में भी वो समझने लगता है, सोचने लगता है। मतलब वो दिमाग से मतलब सोचने लगता है कि किस समस्या को कैसे हल करना है। इसी एज को हम कहते हैं किशोरावस्था भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को किशोरावस्था की अवस्था भी कहते हैं। इसी को हम पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। इस एज में बालक वर्तमान भूत भविष्य मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के मध्य अंतर समझने लगता है कि वर्तमान क्या है, भूत क्या है और भविष्य क्या है। तो जैसे वो वर्तमान में कोई कार्य करता है, कहता है कि मैं वर्तमान में ये कार्य कर रहा हूँ, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो जानने लगता है, समझने लगता है और समस्या का हल सुव्यवस्थित ढंग से करने लगता है। अब इस एज में बालक समस्या का हल जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से करने लगता है और इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस एज में या किस अवस्था में होता है, तो ये होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हमारा अब हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उन सब का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में अभी तक जो भी पढ़ा है, जीन पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाओं के बारे में बात की। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। कब दिया, 1896 से 1980। पहली अवस्था बताई थी इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की थी। इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता था, गामक क्रियाएं करने लगता था और इसी के हमने 6 उप अवस्थाओं के बारे में भी बात की थी। दूसरी थी इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक की थी। इसमें खिलौनों की आयु भी कहते हैं, इसी अवस्था को हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। इसे हम परिवर्तन की अवस्था, जीववाद इसी एज में आता है।
इसकी भी हमने दो अवस्थाओं के बारे में बात की थी। तीसरी पढ़ी हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें अतार्किक चिंतन पाया जाता है, विचारों की विलोम्यता पाई जाती है। मतलब आप उससे कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे 4 और 2 का अगर आप गुणा करके पूछ लें कि 4 गुणे 2 कितना होगा, तो बच्चा बोल देगा कि 8 होगा। और अगर आप बोल दें कि 2 गुणे 8 कितना होगा, तब भी बच्चा बता देगा कि इसका मतलब 8 होगा या 8 आंसर आएगा। तो वहीं विचारों की विलोम्यता या पलटावी का गुण भी आ जाता है। सामाजिकरण की शुरुआत इसी एज में होती है। और लास्ट पढ़ी हमने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तो लास्ट स्टेज है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने देखा था तार्किक चिंतन प्रारंभ, मतलब तार्किक चिंतन पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसे हम किशोरावस्था या पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। धन्यवाद।